माघ पूर्णिमा। इस समय देश में एक महाकुंभ की चर्चा चल रही है। 1 महीने का महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, अयोध्या में, और बहुप्रचारित किया गया कि 144 साल बाद यह कुंभ लगा है। तो आज की तारीख में मेले को भी, उत्सव को भी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी बिल्कुल दुकान बना दिया गया है, बाजार के हवाले कर दिया गया है। और उसका परिणाम है ऐतिहासिक जाम लगा हुआ है। कोई व्यवस्था नहीं, बुला दिया गया 100 करोड़ लोग आएंगे, आ जाएं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था फैल गई है। इसी में 1317 में, सन 1317 में आज के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन, बनारस में एक लाल पैदा हुआ, रविदास। रविदास नाम से पैदा हुआ। रविदास जी हमारे बनारस के लहरतारा में पैदा हुए। वहीं बगल में लहरतारा तालाब है, वहीं पर कबीरदास भी पैदा हुए थे। दोनों लोग लगभग समानांतर हैं, लगभग समकक्ष हैं, लगभग समवय हैं। और दोनों लोगों ने एक अद्भुत विचारधारा, क्यों कहिए कि देश में, समाज में जो फैली हुई कुरीतियां थी, उनको तोड़ने के लिए, जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, उनको तोड़ने के लिए उसके विकल्प की बात की। और ख़ास करके हम कहेंगे कि बनारस में तो अपने रविदास जी की स्मृतियों के नाम पर 3 जगह बहुत मशहूर बना हुआ है। सीर गोवर्धन में एक बड़ा मंदिर है, उनके नाम पर बनाया गया है, जहाँ पर ख़ास करके पंजाब के दलित लोगों का आधिपत्य है उस पर, और वो वहाँ पर एक भव्य आयोजन आज के दिन होता है वहाँ। और एक स्थान है भैंसासुर घाट पर, राजघाट के पास, वहाँ पर भी रविदास का मंदिर है। दोनों 2 छोर है बनारस शहर का। और बीच में एक रविदास घाट बना हुआ है, रविदास पार्क बना हुआ है, जो पिछली सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने उसको डेवलप किया, समाजवादी सरकार ने उसको डेवलप किया। और आज की तारीख में उसके बगल से 80 नदी जो पहले हुआ करती थी, वो आज नाला की शक्ल में वहीं बहती है और जाकर के गंगा में मिलती है। यह तो आज का संदर्भ है कि रविदास जी को जैसे लोग को भी किस तरीके से याद किया जा रहा है। रविदास जी खास करके याद किए जाते हैं आधुनिक राजनीति में। अगर उनको याद किया जाएगा तो समाजवाद के जनक के रूप में इनको कहा जा सकता है। ये कहा जाता है कि समाजवाद को वैज्ञानिक धरातल पर उतारने का काम किया कार्ल मार्क्स ने, और उसके पहले प्लेटो ने उसको एक उसकी वैचारिक आधार किया। और उसके पहले भी अगर कहा जाता है तो वो थॉमस मूर ने 1470 और 1535 जिसका ये पीरियड रहा है थॉमस मोर का, उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, यूटोपिया। 2 खंडों की पुस्तक है, और उसमें उन्होंने एक द्वीप की कल्पना की है जिस पर इस तरीके का साम्राज्य होगा, इस तरीके का राज होगा, जहाँ शोषण नहीं होगा, जहाँ उत्पीड़न नहीं होगा, किसी में भेद नहीं होगा, वर्ग विभेद नहीं होगा। तो उन्होंने 2 खंडों की उसकी किताब है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो उसके भी पहले 1377 में पैदा होते हैं रविदास जी, और उन्होंने तो बड़ा ग्रंथ लिखा। इनकी खास करके एक कविता है, मात्र कुछ पंक्तियों की कविता है, जिसमें पूरा का पूरा दर्शन छिपा है, पूरी फिलॉसफी छिपी है, और उसको बेगमपुरा दर्शन के नाम से जाना जाता है। बेगमपुरा कविता है, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदो नहीं तिठाऊं, ना तस्बीस खिराज न मालू, खौफ न खता न तरस जयालु, अब मुहि खुद वतन मह पाई, वहां खैर सदा मेरे भाई, कायूं दायूं सदा पातशाही, दोम न सेम 100 आही, अबा दान सदा मशहूर, वहां गनी बसहि मामूर, त्यों त्यों सैल करे जू भावे, मरहम महल न को अटकावे, कह रैदास खलास चमारा, जो हम सहज सुप्रीत हमारा। इस छोटी सी कविता में जो दर्शन छिपा हुआ है, जो समाज का दर्द छिपा हुआ है, और जिस तरह की समाज की संरचना चाहते हैं हमारे रविदास जी, वो इसमें उद्घटित होता है। और यह कविता खास करके उस समय लिखी गई थी जब सल्तनत काल का क्रूर राज व्यवस्था व्याप्त थी, और उसके प्रतिरोध के स्वर उभर नहीं पा रहे थे। और प्रतिरोध के स्वर उभारते हुए रविदास जी ने कहा, यही सारी बातें सामाजिक कुरीतियों के संदर्भ में कबीरदास भी कहते हैं। आज के दिन हम रविदास जी को सत सत प्रणाम करते हैं, और खास करके उनके इस दर्शन को कि बेगमपुरा
का जो दर्शन उनका था, बेगमपुरा की जो राज व्यवस्था वो बनाना चाहते थे, जिसकी कल्पना थी। हालांकि उनकी तो बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, पूरा पूरा आदि ग्रंथ उससे भरा हुआ है, ये गुरुद्वारे का, गुरु साहब का और तमाम। लेकिन खास करके ये इसके बीच में, इसके मूल में जो भाव है रविदास जी का, जिस तरीके की सामाजिक संरचना वो चाहते थे, आज इतने दिनों के बाद, 13वीं 14वीं सदी की बात है, उसके विकसित होते हुए जो हमारी समाजवाद की धारा आज आई है, और जिस समाजवाद की धारा के तहत हमारा संविधान यहाँ लिखा गया और मूल प्राण है, आज की तारीख में भी लगातार उस पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बेगमपुरा की अवधारणा आज की तारीख में भी कितनी प्रासंगिक है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सतीश कुमार जी। आपका स्वागत है सतीश कुमार जी। बहुजन पत्रिका के संपादक नागेश चौधरी भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी, आपका भी सोढ़ी जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। तो हम चलेंगे प्रोफेसर सतीश कुमार के पास। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, इस राजनीतिक दर्शन को एक चंद पंक्तियों के राजनीतिक दर्शन तो ऐसे निकलता है, इन चंद पंक्तियों के दर्शन को, और खास करके बेगमपुरा को लेकर के जो उनकी परिकल्पना थी, और उस संदर्भ में आप इसको कैसे देखते हैं आज उनके उस दर्शन का, उस समता मूलक समाज जो जिसमें बेगमपुरा मतलब जहां गम न हो, किसी तरीके का गम न हो, किसी भेदभाव का गम न हो, किसी ऊंच नीच का गम न हो, ऐसे इनको आप आज के संदर्भ में कैसे देखते हैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी? अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? जी जी, धन्यवाद तिवारी जी। आज माघी पूर्णिमा है और काशी में संत रविदास जी की जयंती के नाते माघी पूर्णिमा का अपना एक विशिष्ट स्थापित महात्मा और उसकी परंपरा रही है, क्योंकि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बिल्कुल सन्निकट आज बड़ा उत्सव रविदास मंदिर पे होता है, जहां उनका उद्भव स्थल रहा है सीर गोवर्धन में। शुरू से दार्शनिक चिंतन इस बात पर केंद्रित रहता रहा है सभी सभ्यताओं में कि हमारे दार्शनिक और हमारे चिंतनकार मनीषी किसी एक आदर्श व्यवस्था, किसी एक आदर्श सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के सोचते रहे हैं और उसका एक खाका, उसका एक ताना बाना बुनने और उसका एक खाका खींचने की कोशिश वो चिंतन में करते रहे हैं। संत रविदास जी की बेगमपुरा की अवधारणा भी कुछ उसी प्रकार की है। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, उसे राजनीति शास्त्र में हम प्लेटो से पढ़ना पढ़ाना शुरू करते रहे, और प्लेटो जहां सिटी स्टेट्स की, नगर राज्य की स्थापित अवधारणाएं थी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर, तो उसमें वो एक आदर्श राज्य की खोज करता है और उसका चिंतन करता है, जिसके लिए वो पहले रिपब्लिक लिखता है, जिसमें उस आदर्श राज्य की परिकल्पना काफी कुछ हमारे यहाँ की वर्णाश्रम व्यवस्था से मिलता जुलता वो आदर्श राज्य की उसकी परिकल्पना है। लेकिन जीवन के अपने उत्तरार्ध में वो दूसरा ग्रंथ रिपब्लिक के जगह फिर स्टेट्समैन लिखता है, तो अपने सेकेंड आइडियल का चिंतन उसमें प्रस्तुत करता है, क्योंकि वो मानता है कि जो रिपब्लिक का आदर्श राज्य है वो सर्वोत्तम है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही यूटोपियन है, ज्यादा स्वप्नलोकीय है, व्यवहार में चरितार्थ होने के उतना योग्य नहीं। तो इस तरह से बेगमपुरा की जो कविता अभी आपने उद्धृत की, बेगमपुरा कविता जो संत रविदास
जी के द्वारा रचित मानी जाती है, उसमें भी उन्होंने एक आइडियल सिटी स्टेट की कल्पना की है, एक आदर्श नगर की उनकी एक दार्शनिक अवधारणा और उसकी कल्पना उसमें अभिव्यक्ति पाती है उस कविता में। ये कल्पना कहीं न कहीं, जैसा आपने अभी इंट्रोड्यूस करने में आज के डिबेट को कहा कि आज हम एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, आधिकारिक रूप से शब्दावली हमारे संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना में उसका उल्लेख है, उसका हिस्सा है। तो ये जो एक समाजवाद तो एक आधुनिक चिंतन है, एक आधुनिक दर्शन है, लेकिन कहीं न कहीं उसका अंकुरण हमें अपनी इस भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई परंपरा में संत रविदास जी का जो चिंतन बेगमपुरा की अवधारणा के रूप में सामने आता है, उसमें हमें उसका एक अंकुरण दिखाई देता है। भारत में जो भक्ति आंदोलन है, जिसका उत्तर भारत में प्रवर्तन स्वामी रामानंद जी महाराज के माध्यम से होता है, जिनकी शिष्य परंपरा में कबीर और रविदास दोनों ही थे, और उनकी शिष्य परंपरा में सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की धाराएं थी। तो उन्होंने बड़े एक उदात्त भाव के साथ जो ईश्वर साक्षात्कार का ज्ञान मार्ग का राजपथ था, उसके समानांतर भक्त की चेतना से जुड़ा हुआ जन सुलभ भक्ति, आम आदमी के लिए संभव और सुलभ भक्ति मार्ग का जनपथ खोलने का काम रामानंद जी ने किया था। उन्होंने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। तो ये भक्ति के माध्यम से ईश्वर साक्षात्कार का आम आदमी के लिए सुलभ जो जनपथ था, ये आगे और विस्तार पाता है कबीर के माध्यम से, रविदास के माध्यम से, तुलसीदास के माध्यम से, या मीराबाई के माध्यम से, जो रविदास जी की शिष्या थे। तो ये जो भक्ति आंदोलन की जो एक उदात्त धारा थी, जिसमें उदार और एक समता मूलक आध्यात्मिक चेतना का बोध था, इसमें कहीं न कहीं जहां हमें एक आध्यात्मिक गणतंत्र का भाव दिखाई देता है, वहीं हमें एक आध्यात्मिक समाजवाद का भाव भी दिखाई देता है, और जिसकी बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति बेगमपुरा की जो दार्शनिक परिकल्पना उस कविता के माध्यम से संत शिरोमणि रविदास जी के सामने आती है, उसमें अभिव्यक्त पाती भी दिखाई देती है। संत रविदास भी जिस प्रकार का वो मध्य युग का संक्रमणकालीन जो परिवेश था, जिस प्रकार की समाज की सामंती संरचना थी, और उस सामंती राजनीतिक सामाजिक संरचना में जिस प्रकार की अनीति और जिस प्रकार के विभेद और जैसे शोषण का वर्चस्व था, तो कहीं न कहीं उसके विरुद्ध एक प्रकार की विद्रोही चेतना आप कह सकते हैं कि उस अवधारणा में हमें अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देती है। वो बेगमपुरा की जो परिकल्पना है, वो बेशक समाजवाद के विचारों को जन्म देती हुई दिखाई देती है। वो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके लिए एक चुनौती खड़ी करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जिस बेगमपुरा का मतलब ही है बेगम, बिना गम का, मतलब एक ऐसे नगर की परिकल्पना जिसमें किसी के लिए किसी भी प्रकार के गम की कोई गुंजाइश, किसी भी प्रकार के दुख की कोई गुंजाइश और कोई संभावना उसमें नहीं होगी, जिसमें सभी को भोजन मिलता है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी के साथ मित्रवत संभाव का व्यवहार होता है, सभी बराबर है, और सभी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं, चाहे वो मंदिर हो, राजप्रसाद हो, कहीं भी। जो आज हमें संविधान ने संचरण का मौलिक अधिकार दे रखा है, कुछ इस प्रकार की परिकल्पना हमें उनके इस भाव में दिखाई देती है कि कहीं भी जाति, धर्म या रंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, सभी को संचरण की आजादी होगी, और जो महल हैं, जहां सामंती सत्ता का केंद्र होता है,
वो महल किसी के विकास में बाधक नहीं बनेंगे। मतलब जो सामाजिक सत्ता है और जो राजनीतिक सत्ता है, वो सत्ता संरचना हर व्यक्ति के भीतर प्रकृति कुछ नैसर्गिक विकास की संभावनाएं पिरो करके भेजती है। तो हर जिस व्यक्ति के भीतर जो नैसर्गिक संभावनाएं विकास के अंतर्निहित है, वो विकास की परिपूर्णता उस विकास की परिपूर्णता अर्जित कर सके, ये उसका नैसर्गिक अधिकार होता है। तो कहीं न कहीं इस नैसर्गिक अधिकार की चेतना की बात बेगमपुरा की उस परिकल्पना में हमें दिखाई देती है कि कोई भी सत्ता किसी के विकास में बाधा नहीं डाल सकती। और बेगमपुरा में सभी लोग जो तमाम सामाजिक बंधन हैं, जो भेदभाव क्रिएट करते हैं, तो इस प्रकार के बंधनों से मुक्त होंगे। बेगमपुरा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बराबर होगा, प्रत्येक व्यक्ति मित्र होगा और बेगमपुरा की अवधारणा कहीं न कहीं एक बर्बर और पूर्वाग्रही सत्ता के खिलाफ एक प्रकार की आंदोलनात्मक चेतना का प्रतीक थी। तो एक आध्यात्मिक गणतंत्र का जो स्वरूप भक्ति आंदोलन के माध्यम से खड़ा हुआ, आज हम दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विशालतम संवैधानिक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र में जी रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा राजनीतिक गणतंत्र है, बेशक उसने भी समता मूलक अधिकार हमें संविधान के माध्यम से दे रखे हैं, संचरण का भी अधिकार दे रखा है, विकास की संभावनाओं को अर्जित करने के प्रयासों का भी अधिकार दे रखा है, सहभागिता का भी अधिकार दे रखा है और नेतृत्व की नई संभावनाओं के अभ्युदय कभी कहीं न कहीं से उसकी संभावनाओं के अंकुरण के गुंजाइश भी इसके साथ हमको दिखाई देती है। जी सर। लेकिन हमारा राजनीतिक गणतंत्र के राजनीतिक नेतृत्व को भी उभार प्रदान किया है तमाम वंचित तबकों में। लेकिन कितने बड़े बड़े भी नेतृत्वकर्ता हमारे इस राजनीतिक गणतंत्र में दिए हों, लेकिन वो कबीर और रविदास जैसे सर्वकालिक महत्व का कालजयी नेतृत्व तो हमें नहीं दे सका है। तो आज हमारे राजनीतिक गणतंत्र को बहुत कुछ उस मध्यकालीन आध्यात्मिक गणतंत्र से सीखने की जरूरत है, उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है, जिसके समता मूलक समाज की निर्माण की जो परिकल्पना बेगमपुरा की अवधारणा में अभिव्यक्ति पाती है। तो संत रविदास जी जो भक्ति आंदोलन की उस परंपरा थी, उस भक्ति आंदोलन का जो आध्यात्मिक गणतंत्र था, बेशक उस आध्यात्मिक गणतंत्र के एक अग्रणी महत्वपूर्ण गण देवता थे। और आज रविदास जी की जयंती पर मैं इन्हीं भावों के साथ मैं उन्हें नमन करता हूं। तिवारी कुमार जी के पास प्रोफेसर सतीश जी, बनारस तो हमेशा उसका ज्ञान का केंद्र रहा है, चर्चा का केंद्र रहा है। बनारस से कबीर निकले, बनारस से रैदास निकले और ये लोग तो वो किसी कल्पना अपना नहीं करते थे, लेकिन कबीर पंथ वहीं से निकल गया, रैदास पंथ निकल गया और 14वीं शताब्दी में जो इन्होंने विचार दिया, उसके चलते अपना संविधान ये बना 1947 में, और उसमें जो उसकी मूल भावना थी हमारे वो संविधान की, और वो कहीं न कहीं से वो सारा उसका एक विकास स्रोत लेकर के समाजवाद उसके अंदर आया। लेकिन आज की तारीख में भी जो हमारा बनारस का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो फिर खोद करके चाहते हैं कि वो संविधान से भी ऊपर चले जाएं, रैदास के भी आगे से जाकर के वो देखा जाए कि किस तरीके का हमारा समाज उस समय था और आज भी वही समाज होना चाहिए। तो ये विकास का पथ, ये प्रगतिशील पथ को ये लोग आखिर क्यों रोकना चाह रहे हैं? और आज भी चर्चा हो रही है कि इस संविधान की भी मूल प्रति अब सबके हाथों में बांटी जाएगी। जो 1948 में जो मूल प्रति हुआ, उसमें जो ये चित्र छपे थे लोगों के,
तो ये ऐसी हालत में भी बनारस का भी प्रतिनिधि कबीर और रैदास को नहीं समझ पा रहा है, या समझना ही नहीं चाहता है। अनम्यूट कर लीजिए। जी। नड्डा जी ने मूल प्रति को लेकर के सवाल खड़ा किया गया है कि नहीं, मूल प्रति उस समय भी उसी रूप में छपी थी, तब आज जैसी ऑफसेट टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन सेना वगैरह में और जगह जहां जो नक्शे वगैरह छपते थे तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसे छपवाया था और वो उसके हजारों प्रतियां छपी थी और बटी भी थी। लेकिन तब तो नड्डा जी के जो वैचारिक पुरखे थे वो संविधान को मानते नहीं थे, संविधान का विरोध कर रहे थे, तो उसकी उस समय की मूल प्रति उनके पास हो ये तो जरूरी नहीं है। तो आज तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है और डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आज सरकार को पहल करके उसे करना चाहिए, क्योंकि आज भी जो संविधान की मूल प्रति उपलब्ध है वो उसमें वो सारे चित्र हैं जिनके सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। तो अब ये दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग, क्योंकि जिस तरह की सत्ता के खिलाफ एक विद्रोही चेतना को स्वर देने की कोशिश संत रविदास जी ने बेगमपुरा की अवधारणा में अपने की थी, तो आज की जो सत्ता है वो संविधान के बुनियादी संरचना, उसके बुनियादी ढांचे के जो मूल्य हैं, तो उनके साथ तो कभी मानसिक तादाद में उनका रहा नहीं और वो उसके मुखालिफ रहे, क्योंकि एक संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है सेकुलर सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये सेकुलर को मानने को तैयार नहीं, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो संविधान का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, और सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में भी कहा है कि आप संविधान में बदलाव की प्रतिक्रियाएं दी हुई हैं, उस प्रक्रिया से आप सब कुछ बदल सकते हो, लेकिन उसकी मौलिक संरचना नहीं बदल सकते। तो आज बहुत कुछ है जो उस मौलिक संरचना के खिलाफ हमको दिखाई दे रहा है, और काशी का भी जो स्वरूप है, काशी के भी एक मॉडल के रूप में उसके डेवलपमेंट का ढिढोरा बहुत पीटा जाता है, लेकिन निश्चित रूप से संत रविदास जी और संत रविदास की जो एक आदर्श समाज की बेगमपुरा के माध्यम से अवधारणा है, या संत कबीर का उस तरह से रिफ्लेक्शन या रामानंद जी का ही काशी में हमें नहीं दिखाई देता, जबकि सांस्कृतिक रूप से काशी के विकास की बड़ी बात हो रही है, लेकिन क्या काशी की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए ये जो विभूतियां थी ये नहीं रहे हैं क्या? तो ये एक कंट्रडिक्शन है आज की काशी का भी और आज के देश की जो स्थिति है उसका भी, क्योंकि संत रविदास जी ने जो अवधारणा अभिव्यक्त की बेगमपुरा के माध्यम से, आज आपने इलाहाबाद का प्रयागराज का जिक्र किया, तो वहाँ जिस तरह से सांस्कृतिक परंपराओं का, प्रतीकों का, उनकी जिस तरह के ब्रांडिंग हो रही है, जिस तरह से उसका बाजारीकरण हो रहा है, जो संतगण हैं वो सत्ता के प्रवक्ता बने हुए हैं या नफरत का मायाजाल फैला रहे हैं, कौन ब्राह्मण उच्च है कौन ब्राह्मण निम्न है, यहाँ तक के ये सारी बातें बड़े धर्माचार्यों की जो परंपरा है उस पर अपने को स्थापित लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीजें दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ये निश्चित रूप से जो एक आध्यात्मिक गणतंत्र और आध्यात्मिक समाजवाद की जो विरासत भक्ति आंदोलन की परंपरा की और संत रविदास जी की दार्शनिकता और उनकी बेगमपुरा की जो धारणा है उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, ये उसका प्रतिवाद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 13वीं सदी में भी 14वीं सदी में भी जिस तरीके से समाजवाद की चर्चा हो रही थी, आध्यात्मिक समाजवाद की चर्चा हो रही थी, उस पर द्वंद्व के बादल आज तक छाए हुए। और द्वंद्व तो अच्छी बात है, द्वंद्व होना चाहिए, लेकिन द्वंद्व प्रगति के लिए होना चाहिए, सतत विस्तार के लिए होना चाहिए, सतत विकास के लिए होना चाहिए। वाद परिवाद संवाद की परंपरा सतत चलती रहे, यही हमारा सही माने में सच्चा गणतंत्र है, सच्चा लोकतंत्र है। लेकिन आज हम उस पहिए को कहीं न कहीं से रोक देना चाहते हैं, जिस पहिए को गति देने का काम हमारे संत शिरोमणि रविदास जी किया करते थे, संत शिरोमणि अपने कबीरदास जी किया करते थे। और बनारस की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। इसने केवल अपने देश में ही नहीं, दुनिया के पैमाने पर इसने छाप छोड़ी है। आज बुद्ध को दुनिया में याद किया जाता है, आज गांधी को दुनिया में याद किया जाता है, और दुनिया ऋणी रहेगी अपने ये रविदास जी की भी, जिन्होंने एक चंद पंक्तियों की कविता, हालांकि उनका समृद्ध तो उनका साहित्य तो रिच है, समृद्ध है, लेकिन उनकी एक एक कविता अपना दर्शन कहती है, अपना राजनीतिक सिद्धांत देती है, अपना विचार देती है, जो कहीं न कहीं से आम जनता के हित के लिए है, आम जनता के सुख साधन के लिए है, आम जनता के अधिकारों की रक्षा करती है, आम जनता के लिए प्रेरणा स्रोत है। और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने संत शिरोमणि ये रविदास जी को हम सादर नमन करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनका वह ज्योतिपुंज, उनका वह ज्ञातिपुंज हम लोगों को आगे सतत हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।